ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स जो कि या तो स्पेसिफिक गुड्स थे या फिर असर्टेन गुड्स थे, ठीक है। उनके रूल्स पढ़ लिए अपन ने। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स विच आर अनअसर्टेन्ड गुड्स और फ्यूचर गुड्स, इनके रूल पढ़ लिए। अब अपन तीसरा पार्ट चालू कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स विच आर सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था ना कि कोई जना अपने में से एक जेठालाल के पास में टीवी खरीदने जा रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि टीवी जो है वो मतलब का निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसने भी बोल दिया, जेठालाल ने भी बोल दिया, आप 3 दिन यूज करके देख लीजिए, यदि तीसरे दिन तक समझ में आए तो रख लीजिएगा, अप्रूवल दे दीजिएगा मुझे कि हाँ ठीक है मैंने ले लिया है, कम्युनिकेट कर दीजिएगा। यदि तीसरे दिन के अंत तक समझ में नहीं आए तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं। तो सर ओनरशिप, अब इसमें बात जितनी सीधी दिख रही है ना उतनी सीधी है नहीं, इसमें बहुत सारी बातें इफ्स एंड बट्स हैं। तो वो सब अपने को समझना है और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो उसमें पूरे नंबर लेके निकलने हैं। जिन्होंने भी अपने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट की वीडियोस ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर एग्जाम में या तो एक ऐसा यही जेठालाल जैसा क्वेश्चन आ जाएगा या फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ जाएगा, थ्योरी पूछेंगे कि बताइए कब जब गुड्स सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेजे हुए हों तो कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में किन किन सिचुएशंस में ट्रांसफर हो जाती है। मेन मुद्दा ये है, किन किन सिचुएशंस में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। आइए पढ़ना चालू करते हैं, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आरुष मुंदड़ा, हाँ सर, बताओ। वीडियो ऑन नहीं है तेरा, क्या बात है? सर मेरा लैपटॉप पता नहीं चालू नहीं हो रहा है, उसका कैमरा मैं ट्राई किया था। अच्छा, ईशी अग्रवाल सर कर रही हूँ, एक सेकंड। बाहर है क्या? नहीं समझ। जस शाह, यस सर। पापा से जूते पड़ेंगे तभी वीडियो चालू करेगा, ऐसा है क्या? नहीं सर, मैं करा कर रहा हूँ। हाँ, जिया जैन, जी कविश, खुशबू, एक एक से अलग अलग बात करूं क्या? सृष्टि, खुशी, करो भाई फटाफट करो, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। इतनी क्या मौत आ रही है भाई, वीडियोस ही ऑन नहीं कर रहे हो? कि सर कोई लेटा हुआ है, कोई खाना खा रहा है, कोई बाहर घूमते हुए अटेंड कर रहा है, ऐसे ना चलेगा। फटाफट वीडियोस ऑन करो, चलो आ जाओ। हाँ भाई आयुष मुंद्रा, पढ़ना चालू कर। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन 24 पढ़ना स्टार्ट कर। Goods sent on approval means buyer, in such case, has option to either return the goods or retain them. Rules regarding such transfer of ownership are: first, when buyer signifies approval, the देखो property in the goods. अरे मुझे भी बोलने दे। ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होती है? रूल्स रिगार्डिंग सच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन सेल और सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में कब कब ट्रांसफर होती है। सबसे पहला, सेलर ने बायर को अप्रूवल दे दिया तीसरे दिन, मान लो 3 दिन के लिए दिया था, तो उस 3 दिन में पहले दिन ही समझ में आ गया या तीसरे दिन तक जब भी समझ में आ गया उसने अप्रूवल दे दिया, तो फिर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में अप्रूवल के टाइम ट्रांसफर हो जाएगी, अप्रूवल के टाइम ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, सिग्निफाइज मींस कम्युनिकेट्स हिज अप्रूवल, so the property in the goods passes to the buyer at the time of approval, at the time of approval, ठीक है। जब ये पहला तरीका, ओनरशिप इन गुड्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेकंड तरीका पढ़ भाई। When the buyer adopts the goods, in such case, property passes when buyer does not actually communicate his acceptance, but does an act adopting the transaction. सर दो एग्जाम्पल देखो,
हमारा जश शाह है, आके वापस गायब हो गया। ठीक है, जश शाह को गिटार बजाना बहुत पसंद है। ठीक है, वो अलग बात है कि तार तोड़ देगा अभी सच में इसके हाथ में पकड़ा दिया तो जश शाह को गिटार बजाना बहुत पसंद है। तो ये गया एक शॉप पे, जो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप होती है ना, उस पे गया। गिटार एक पसंद किया कि कितने का है, कि सर 10,000 रुपीज का है। ओके, तो बोला यार मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे को इस पे हाथ जमेगा नहीं जमेगा क्या, यदि नहीं जमे तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसने बोला कि सर मैं आपको 5 डेज के लिए देता हूँ ऑन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। 5 दिन आप देख लो, समझ लो, आपको समझ आता है तो अप्रूवल दे देना, नहीं समझ में आता है तो 5वें दिन के बाद में मेरे को गुड्स रिटर्न बैक कर देना। ओके सर, तो ये किस पे जा रहा है, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब जज शाह को तीसरे दिन है ना कुछ ऐसा काम हो गया कि इसको पैसे की जरूरत पड़ गई जज शाह को। तो अब और तो कहीं से पैसे मिल नहीं रहे थे, मम्मी ने देने से मना कर दिया, पापा ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। ठीक है, भाई घर पे रहता नहीं है तो किससे शेयर करे। तो अब इसके खुफती दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस गिटार को बेच के और पैसे अपने अभी जरूरत है वो पूरी कर लूं। तो जज शाह ने क्या किया, मिस्टर एक्स को वो गिटार बेच दिया। ठीक है, और इनसे 8,000 रुपये ले लिए। ओके सर, 5 डेज के लिए ये सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे आया था। तीसरे ही दिन इसने ये काम कर दिया, ऑन द वेरी थर्ड डे इसने ये काम कर दिया। ठीक है, यानी कि इसने यहां तो अप्रूवल कम्युनिकेट नहीं किया कि मैं खरीद रहा हूं, लेकिन इसने कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि अप्रूवल हुआ हुआ मान लिया जाएगा कि पहले इसने यहां से अप्रूवल देके ये खरीदा, उसके बाद में आगे बेचा, ये ऑटोमेटिकली इंप्लाइडली मान लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर सेकंड ये तरीका जिससे ओनरशिप सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में ट्रांसफर हो जाती मानी जाती है। So when the buyer has adopted the goods, यानी कि when the buyer adopts the goods, in such a case, property in goods passes when the buyer does not actually communicate his acceptance. वो communicate acceptance नहीं करता है, लेकिन he does some act adopting the transaction, जैसे कि उस goods को बेच दिया। सेम कहानी, जैसे कि इसको पैसे की जरूरत थी, उस goods को बेचा नहीं, लेकिन उस goods को अपने मिस्टर एक्स के पास में प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया। तो ये मान लिया जाएगा कि इसने पहले यहां पर अप्रूवल दी कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, उसके बाद में यहां पर इसने ये प्लेज किया, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो माल को बेच देना, उसको प्लेज कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि ही हैज अडॉप्टेड द गुड्स और अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन। सेकंड तरीका समझ में आ गया? यस सर। थर्ड तरीका पढ़ भाई। When the buyer fails to return the goods, in such cases, property passes when if term has expired for returning goods on expiry of fixed time, or if no time is fixed on expiry of reasonable time period. ठीक है, अब सर दो तरीके हो सकते हैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है सर, जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप ने जज शाह को ये बोल के दिया कि सर मैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस दे रहा हूं, आप 5 दिन के लिए देख लो, समझ में आए तो रख लेना, नहीं तो मेरे को वापस दे देना। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। तो सर इसमें 5वें दिन के बाद में वो गुड्स अभी भी इसने अपने पास में रखे हुए हैं, ऑन एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म अभी भी इसने अपने पास में रखे हुए हैं, और यहाँ पर भले ही अप्रूवल सिग्निफाई नहीं किया इसने कि मैं खरीद रहा हूं, पर 5वें दिन के बाद में भी गुड्स को अपने पास में रखा हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा ऑन एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म, ये मान लिया जाएगा कि इसने ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया है। बोलो रे, समझ में आया? समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ये तो हो गया पहला तरीका, जब ड्यूरेशन बताई हुई हो अप्रूवल और रिटर्न की। सर कई बार ऐसा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप वाले ने बोला सर आप ले जाओ, देख लो, समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं तो रिटर्न कर देना। उसने कोई डेज की बात नहीं करी, कितने दिन में रिटर्न कर देना या कितने दिन की बात दे रहे हैं के लिए दे रहे हैं। तो सर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये 2 साल 5 साल रगड़ के देखता रहेगा कि ये गिटार मेरे काम का है या नहीं है। सर यदि कोई डेज नहीं स्पेसिफाई किए हुए हैं
तो रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद में लौटा देना, जितना कि उसको चेक करने में लगेगा। रीजनेबल का क्या मतलब कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं किया हुआ है। रीजनेबल, द टर्म रीजनेबल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद में भी अपने पास में रख लिया तो ये मान लिया जाएगा कि सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में इसने अपना इनडायरेक्टली अप्रूवल दे दिया है, भले इसने कम्युनिकेट नहीं किया था, ठीक है। तो सर व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, जहां पर टाइम फिक्स्ड है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, या जहां पर जो टाइम फिक्स नहीं है, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम पीरियड वो माल रिटर्न करना रह गया, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने तो ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर लिया। तो सर इसमें ऐसा नहीं बन सकता 5 दिन के लिए दिया था, ये 15 दिन बाद पहुंचा यहाँ पर और माल वापस रिटर्न करने लगा, बोला बस अब तो माल बिक गया, अब आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इतने दिन को यूज करके थोड़ी देखता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। ये तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो ये वेज थ्रू विच और एक्सप्लेन व्हाट इज सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, and explain various ways through which the ownership gets transferred from the seller to the buyer under the sale on approval or return basis। याद रह जाएगा, बुद्धि में घुस जाएगा सभी जनों के? यस सर, घुस जाएगा। जिया जैन, श्रेया कर्नावट, सृष्टि, खुशी, खुशबू, कविश, तनय राठी, राघव काबरा, सबके घुस जाएगा, है ना। भले ही सर हम वीडियो ऑन नहीं करें तो भी घुस जाएगा। चलो नेक्स्ट। सर इसका वीडियो से क्या कनेक्शन सर? वो तुमको बहुत बाद में समझ में आएगा, जब तुम when you'll sit at some point in time on the other side of the table, then you will understand the importance। जब तुम मेरी जगह कभी बैठोगे ना, या किसी को समझाने के लिए बैठोगे, तब तुमको समझ में आएगा वीडियो ऑन रखने का क्या इंपॉर्टेंस है। आइए, सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअली में ये आना कहाँ चाहिए था, ये ये आना यहाँ कहाँ चाहिए, यहाँ कहीं चाहिए था। अनसर्टेन गुड्स में अपन ने पढ़ा था ना, अनसर्टेन गुड्स में अपन ने पढ़ा था कि सर सेलर ने, कि सर अनसर्टेन गुड्स में कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है, कि सर जब हम गुड्स को असर्टेन कर लेते हैं प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर लेते हैं। अप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था ना कि सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, ये पढ़ा था ना। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नीड्स टू बी डन आइदर बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। दोनों की कंसेंट आनी जरूरी है, चाहे पहले, चाहे बाद में, चाहे आगे, चाहे पीछे, कैसे भी। तो सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब बताया था मैंने आपको। मान लो आप किसी कैरियर को वो माल दे रहे हो, तो कैरियर ने आपको जो बिल ऑफ लेडिंग, यदि शिप में चढ़ा रहे हो तो बिल ऑफ लेडिंग, यदि ट्रक में चढ़ा रहे हो तो कोई रिसिप्ट दी, जिसको दिखा के छोड़ सकते हो, और वो रिसिप्ट भी आपने सामने वाले बायर को दे दी कि रख ले, जा जी ले अपनी जिंदगी, माल छुड़ा लेना इससे, ठीक है। तो सर आपका बीच में कोई वो हक हकूत या फिर कोई वो इंटरफेरेंस का रीजन ही नहीं रहा है कि अब आप माल को बीच में रोक सकते हो। तो आपने उन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनकंडीशनली लगा दिया है, अप्रोप्रिएट कर दिया है बायर के लिए। तो सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ये जो था ना, वही वाली उसी चीज को यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। सर कई बार सेलर क्या करते हैं, होशियार होते हैं। मुंबई से माल चढ़ाया पुणे के लिए, ट्रक में चढ़ाया तो कैरियर ने उनको रसीद दे दी, रसीद पुणे में रहने वाले अपने एजेंट को दे दिया, बायर को नहीं दिया। एजेंट को बोले जब ये माल का पैसा दे दे तो इसको ये पावती दे देना ताकि ये माल छुड़ा लेगा। तो फिर ये कैसा अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हुआ, माल पे अपना कंट्रोल रखा ना आपने, तो सर ये कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हुआ, ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नहीं हुआ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, कई बार क्या पता है एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, या ये डाल देवे कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि सर यहाँ पर तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है, जबकि हमने पढ़ा है कि अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। यस, फॉर गेटिंग द ओनरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर इन अनअसर्टेन गुड्स। समझ में आया टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा नीचे आ गया बस, और कुछ नहीं। पढ़ भाई, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, आरुष मुंदरा। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, सॉरी,
Section 25 Clause 1. In a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated, the seller may, by the terms of contract or appropriation, reserve the right of disposal of goods until certain conditions are fulfilled. It makes no difference even if the goods have been delivered to the buyer or carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer. Example. Example, case sent goods by carrier to M on the condition that payment shall be made within 1 week of the date of receipt of goods by M. The property in goods does not pass to M until payment, even though he has taken custody of the goods from the carrier. देखो, अब कंडीशनल अप्रोप्रिएशन में एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया कि सर है ना, उसने वो पावती अपने पास में रख ली, तो वो गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट तो कर रहा है, लेकिन कंडीशनली अप्रोप्रिएट कर रहा है कि जब पेमेंट मिलेगा तब करूंगा, यानी कि उसने अपना डिस्पोजल का राइट रिजर्व कर लिया। सर कई बार सेलर क्या बोलता है, सेलर ने बायर को बोला तू माल भी ले ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस माल में मैं ओनरशिप तेरे को तब तक नहीं दूंगा जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता। तो सर वो इस गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के प्रति कैसे अप्रोप्रिएट कर रहा है कि सर कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, कि तू माल की डिलीवरी भी ले ले, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओनरशिप तभी दी जाएगी जब तू इसका पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल अप्रोप्रिएशन होगा। डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सेलर, पढ़ना भाई इसको। Deemed right of reservation, Section 25. The seller may reserve the right of disposal under the following modes. Reservation of right of disposal. First, shipment or railway delivery. And second, drawing of... हाँ, ये जो मैं इतने टाइम से बता रहा था ना कि सर आपने शिप में चढ़ाया माल, या रेलवे में चढ़ाया, या ट्रक में चढ़ाया, तो सर वो आपको एक पावती या रसीद देंगे। तो सर आपने उस रसीद को कंडीशनली अप्रोप्रिएट करके अपने मतलब डायरेक्टली दी नहीं, या फिर अपने एजेंट को दे दी कि सर इसको माल तभी देना जब ये पेमेंट कर दे, वगैरह वगैरह, वॉट एवर इट इज। तो सर ये आपने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिजर्व करके रख लिया है, डीम्ड तरीके से मान लिया जाएगा कि आपने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ही किया है। बाय मेकिंग द गुड्स डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, कि मेरे या फिर मेरे एजेंट को ही माल डिलीवर करना है, यहाँ पर चुपचाप बोल दिया, बायर का नाम ही नहीं। ठीक है, तो सर आप कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, वहां पर भी माल आप अपने एजेंट या खुद को ही डिलीवर करवा रहे हो। ठीक है, अब इसको देखो, अब दूसरा तरीका होता है जब आप कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर रहे हो बाय ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर। बिल ऑफ एक्सचेंज और सब आप बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल पढ़ते हो ना अकाउंट्स में, तो वो ये वही वाले बिल्स हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज यदि आपने बाय सेलर ड्रॉइंग अ बिल फॉर द प्राइस एंड मेकिंग इट एक्सेप्टेबल बाय द बायर। सर कुछ ऐसा हो रहा है कहानी में, सेलर ने बायर को माल तो दे दिया, गुड्स अप्रोप्रिएट तो कर दिए टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सर जब माल दे रहा था तो बायर से एक बिल साइन करा लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लिया कि तू इतनी तारीख को इतनी बजे इतने समय मेरे को पेमेंट करेगा। तो बायर ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके फिर माल लिया, यानी कि यहाँ पर गुड्स अप्रोप्रिएट तो हो रहे हैं टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन किस तरीके से हो रहे हैं सर, कंडीशनली अप्रोप्रिएट हो रहे हैं। तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो रहा है, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो रहा है। कैसे कि सर बायर ने पैसे देने का वादा किया, तभी तो आपने उसको पैरेलली गुड्स पकड़ाए। ठीक है, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो रहा है। देखो, सेलर ड्रॉइंग अ बिल फॉर द प्राइस एंड मेकिंग इट एक्सेप्टेबल बाय द बायर, उससे बायर पे साइन कराए, तो भी ये सेलर इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। मतलब अब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर दिया तो उसकी कार्रवाई करेगा आपके ऊपर। ठीक है, आइए, तो सर ये इससे रिलेटेड नोट है। इससे द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हुआ, सेलर ने बायर को एक तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, जो माल को शिप पे चढ़ाते हैं ना तो दिया जाता है कि जो भी इसको लेके आएगा माल उसको दिया जाएगा, या फिर रेलवे रिसिप्ट रेलवे वाले देते हैं ना कि जो भी इसको देगा हम उसको माल देंगे। तो ये क्या हो गए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हो गए एज पर चैप्टर 1 और नॉट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। याद आ रहा है,
तो ये दोनों क्या हो गए, बिल ऑफ लीडिंग और ये क्या हो गए कि सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स हो गए, नहीं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हो गए, जो भी इसको दिखाएगा माल उसको दे दिया जाएगा। सर यदि माल देते समय आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया है तो ये कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है। बायर ऐसा नहीं कर सकता कि माल लेन छुड़वाने की रसीद तो ले ली, माल छुड़वाने की रसीद तो ले ली, लेकिन है ना बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करने से मना कर दिया, बायर ऐसा नहीं कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है, बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। इफ द बायर रॉन्गफुली रिटर्न्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मतलब बेवकूफ बना दिया कि नहीं नहीं ये तो मैं तो नहीं साइन करता, रॉन्गफुली रिटर्न कर दिया और बिल ऑफ लीडिंग रख लिया या रेलवे रिसिप्ट रख ली या ट्रक की पावती रख ली, तो गलत तरीके से कर रहा है, तो फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास टू हिम, उसने धोखेबाजी की है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स विल नॉट पास टू। यस, ये वाला नोट इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल एक और पढ़ते हैं। एक्स एट चेन्नई टुक अ बिल ऑफ लीडिंग इन द नेम ऑफ जेड एट मालदीव्स। चेन्नई का एक आदमी था एक्स, बिल ऑफ लीडिंग लिया उसने, शिप पे माल चढ़ाया, मालदीव्स के लिए जेड को भेजना था माल, बट सेंड इट टू जे, बिल ऑफ लीडिंग को जे को भेज दिया उसने, एक्सेस एजेंट्स एट मालदीव्स, जो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ सेलर का एजेंट था, उसको वो बिल ऑफ लीडिंग भेज दिया दिखा के माल छुड़वाने वाली रसीद। गुड्स वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन सी। सर माल तभी डिस्ट्रॉय हो गया जब वो शिप पे था, शिप डूब गया। X has to bear the loss as the ownership has not passed on to Z. ओनरशिप पास होने के लिए क्या जरूरी बात थी कि सर ओनरशिप सेलर्स, अरे ये क्या हो गया, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए गुड्स को अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करना था या नहीं करना था? यस सर, अनकंडीशनल। पर उसने तो क्या कर लिया सर, उस पावती को अपने एजेंट को भेज दिया मालदीव्स में, बायर को नहीं भेज के एजेंट को भेज दिया, यानी कि उसने क्या किया सर, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर लिया। अपन ने कल क्या पढ़ा था, अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाए उसके लिए एक तो गुड्स को असर्टेन करना पड़ता है प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करना पड़ता है। ये अप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है। तो क्या ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हुई जब पावती अपने एजेंट को भेज दी? नहीं सर, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर नहीं हुई। अब माल रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया तो अपना गोल्डन रूल क्या लगेगा, अपना गोल्डन रूल क्या लगेगा, रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, ये लगेगा ना? यस सर। तो रिस्क अभी तक ओनरशिप किसकी है सर, सेलर की है, क्योंकि उसने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया था इसलिए। तो सर माल रास्ते में डूब गया शिप में, तो सर सेलर विल बियर द लॉस। आया समझ में चीजें फ्लो कैसे होंगी लॉजिकली? यस सर, थोड़ा सा टिपिकल है पर जब रूल्स पढ़ोगे एक दो बार वापस खुद से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जिया जैन, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सम्यक जैन, यस सर। नमो अर्यंताणम, मुझे सारे कंसेप्ट पहली बार में क्लियर हो जाते हैं। नमो सिद्धाणम, यस सर, आ जाओ। नेक्स्ट, अब सर आगे क्या, हाँ, पासिंग ऑफ रिस्क, पढ़ वही छोटा सा चीज है। अच्छा ये कर लिया, इससे पहले आज अपन ने क्या कर लिया, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कर लिया, यस सर। ये कंडीशनल अप्रोप्रिएशन और ये समझ लिया, सेलर रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल ऑफ गुड्स। क्या पता किसी दिन इससे रिलेटेड कोई टॉपिक मतलब डायरेक्टली पूछ लें या किसी एग्जाम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में घुसा दें, इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। नाउ लेट अस, अब ये पासिंग ऑफ रिस्क करने के बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेमोडेटक्यूड नॉन हैबिट। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। सर आप तो हर टॉपिक पे एग्जाम का क्वेश्चन बोलते हैं, अरे तो मैं क्या करूं, एग्जाम में आता है या आने वाला है तो मेरी ड्यूटी है आपको बताना, यदि मैं नहीं बताऊं तो मैं गलती पे हूँ। ठीक है, पासिंग ऑफ रिस्क पढ़ भाई। Passing of risk, Section 26. Section 26. The general rule is the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. Risk follows ownership. Risk means liability to bear the loss in case goods are damaged.
The above rule is subject to two qualifications. एक मिनट First, सर, ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ ना कि सर रिस्क, यदि किसी पार्टी की गलती से माल को नुकसान हुआ है तब तो वो रिस्क बेयर करेगा, लेकिन कई बार बिना किसी पार्टी की गलती के सर माल खराब हो जाता है, देन हु विल बियर द रिस्क? सर, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो सर जो ओनर है वो रिस्क बेयर विद करेगा, डैमेजेस बेयर विद करेगा जो भी गुड्स को है, लेकिन ये वाला जो रूल है इट इज सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशंस। पहली पढ़ गई। if delivery has been delayed by fault of seller or buyer, the goods shall be at the risk of the party in default as regards loss which might not have arisen but for the default. देखो, पहला पॉइंट, सर सेलर ने बायर को माल बेचा, ओनरशिप दे दी, देखो एक सेपरेट बात है। अब सर क्या हुआ, सेलर ने बायर को बोला भाई जी, बायर को बोला भाई जी अब प्लीज 2 दिन में माल इसलिए हटा लेना, यहाँ से डिलीवरी लेके चले जाना, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा नया माल आ रहा है जो मुझे गोदाम में रखना पड़ेगा। पर बायर ने कहा है चल चल कोई नहीं, ठीक है, ऐसे उसने लाइटली ले ली इस बात को। सर तो अब क्या हुआ, डिलीवरी डिले क्यों हो रही है? बायर की गलती के कारण हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। एट द एंड ऑफ द डे सेलर के पास में कोई चारा नहीं था, बायर का माल खुले आसमान के नीचे रखा और नया माल अपने गोदाम में रखा। सर जो नहीं होना चाहिए था, कहानी में ट्विस्ट आ ही गया। उसी रात को गड़गड़ बारिश हो गई, ऊपर से और साइड से थोड़ा सा माल भीग गया, खराब हो गया। हु विल बियर द लॉस? सर जिसकी बेवकूफी से माल को नुकसान हुआ है, डिलीवरी में डिले हुआ है, ही विल बियर द लॉस। ठीक है, इफ द डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बाय गुड्स, उसी के रिस्क पे रहेंगे जिसकी गलती थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ गई। The duties and liabilities of buyer and seller as bailee of the goods for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally. देखो, यदि सेलर, ये एक थोड़ा सा बस पढ़ के और भूल जाने वाला पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन इसके अपोजिट भी मिलेंगे आपको, जिससे अपोजिट बातें कर रहे हो और हमको वो मानने पड़ेंगे। ठीक है सर, सेलर ने बायर को माल बेच दिया लेकिन ओनरशिप नहीं दी, माल बेच दिया मतलब ओनरशिप दे दी, लेकिन सर उन गुड्स का फिजिकल पोजीशन अभी तक सेलर के ही पास में है, डिलीवरी नहीं दी। तो सर अब ये हो जाए, बायर तो हो जाएगा बेलर और ये हो जाएगा बेली और नॉट? यस सर, ये बेली हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, सेलर ने बायर को माल का पोजेशन दे दिया लेकिन ओनरशिप नहीं दी, ओनरशिप सेलर के पास में ही है, बायर के पास में पोजेशन है। तो सर अभी ये बेली हो जाएगा उन गुड्स का और ये बेलर हो जाएगा। यस सर, जिसके पास में पोजेशन वो बेली। ठीक है सर। सर तो वो सारी ड्यूटीज जो बेलर बेली की होती हैं वो इन लोग पे रहेगी, बट सर देखो, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर इज बेली ऑफ द गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन्स अनअफेक्टेड। यानी बेली की क्या क्या ड्यूटीज होती है रे? कि सर टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, यस, जैसे अपने गुड्स का गिवन सर्कमस्टांसेस में केयर करते वैसी केयर करनी है। ठीक है, जो भी अपन ने बेलमेंट वाले चैप्टर में ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ी है वो सारी जिसके पास में भी गुड्स हैं उनके पास में रहेगी। अब सर आप कहोगे कि सर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि सर सेलर ने बायर को माल बेच दिया और बोलता है कि माल लेके चला जाए यार, नहीं तो फिर मेरे गोदाम में माल माल और आ रहा है। इसकी तो बेली जैसी ड्यूटी थी, इसको गुड्स की प्रॉपर केयर करना था। दूसरी तरफ आप फिर उसी एग्जांपल में आप बोलते हो कि सर इसने माल को उठा के बाहर रख दिया। ठीक है, तो सर हम कौन सी बात माने फिर? सर देखो, पहला रूल ये है कि बेली की तरह जिसके पास में भी गुड्स हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है लेकिन गुड्स अभी तक मतलब ओनरशिप दूसरे आदमी के पास में है और फिजिकल पोजीशन आपके पास में है, तो सर आपको बेली की तरह उसकी केयर करनी पड़ेगी। यस दिस इज ट्रू, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द फर्स्ट रूल कि सर यदि उस माल को आप, सब्जेक्ट टू द फर्स्ट रूल कि सर किसी और ने डिलीवरी नहीं ली उसके कारण नुकसान हो रहा है, तो जिसने डिलीवरी नहीं ली है जिसकी गलती थी ही विल बियर द लॉस। फिर बेली की ड्यूटीज का दुहाई मत देना कि तूने मेरा माल बाहर रख दिया,
और इस वजह से गड़बड़ हो गई। सर मेरी ड्यूटी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने भी तो आपको बोला था आप डिलीवरी टाइम ले लो ताकि मैं दूसरा माल रखूँ, आप ले ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो दिस बेली की ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फर्स्ट वाला। क्या ये बात समझ में आई? बैलेंस बनाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। व्हाट द पॉइंट? यस सर। आरुष मुंदड़ा जी बोलिए। सर मेरे को पूछना था, जब ऐसा हो कि समझो एक सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट कर दिया, बट ये बोला कि जो गुड्स दे दिए अभी 1 महीने के अंदर मेरे को उसका पैसा वापस भर, मतलब पैसा भरना है 1 महीने में, तो वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन होगा कि अनकंडीशनल? कंडीशनल ही हुआ ना? सर देखो, आरुष मुंदड़ा क्या बोल रहा है आप लोग के समझ में आया? आरुष मुंदड़ा क्या बोल रहा है? देखो, आरुष मुंदड़ा बोल रहा है कि सर सेलर ने बायर को माल तो दे दिया, लेकिन ये बोला कि तुझे 1 महीने के अंदर है ना इसका पेमेंट करना होगा, नहीं तो इस गुड्स की ओनरशिप नहीं दूंगा तेरे को। 1 महीने, ये बोल रहा है आरुष मुंदड़ा। हाँ हाँ, ठीक ये है, बोलते हैं। कि सर 1 महीने में आपको इन गुड्स का मेरे को पेमेंट करना होगा, नहीं तो इनकी ओनरशिप नहीं दूंगा। सर ये पॉइंट तो अपन ने ऊपर कवर किया था ना। एग्जैक्टली ये पॉइंट अपन ने कवर किया था। क्या कहते हुए कि सर जैसे मैंने आपसे, मैं आपको ओनरशिप इन गुड्स तब तक नहीं दूंगा जब तक पेमेंट नहीं मिल जाएगा। तो सर ये तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया ना। हाँ ओके, समझा ठीक। तो जब कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया, तो फिर सर रिस्क तो जब वो रिस्क फॉलोज ओनरशिप, आपने अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया होता तो फिर ओनरशिप इन अनअसर्टेन गुड्स यूज फॉलो ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। बट यहाँ तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसलिए वहां पर जब तक प्राइस नहीं आएगी तब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, चलिए, क्या सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन एक दो जनों से ही आ रहे हैं क्वेश्चन। यस सर। ठीक है जी, चलिए सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।